हेलो फ्रेंड्स, किसान विद्रोह की श्रृंखला में आज जो दूसरी किस्त है उसमें हम 19वीं सदी में भारत में होने वाले कृषक विद्रोहों के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए और उन आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको अलग अलग रूप में पूछा जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो होने वाले किसान विद्रोह थे, उन विद्रोहों को अलग प्रश्न के रूप में पूछते हैं। इसको हम समग्र के रूप में आपको चर्चा करने चल रहे हैं, जिससे कि आप सभी प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकें। तो 19वीं सदी में होने वाले प्रमुख विद्रोहों में सबसे पहला विद्रोह था संथालों का विद्रोह। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। जो आज का बंगाल और झारखंड का क्षेत्र है, वो क्षेत्र इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र में संथाल रहते थे। बेसिकली जो संथाल थे वो बंगाल के हजारीबाग, बड़ा भूम, मानभूम, बीरभूम का जो इलाका है, बांकुड़ा, राजमहल, ये जो क्षेत्र थे, उस क्षेत्र के मूल निवासी थे संथाल। कहाँ कहाँ इसे देख लीजिए, हजारीबाग, मानभूम, बीरभूम, बड़ा भूम, बांकुड़ा, ये इस क्षेत्र के निवासी थे। संथाल एक बहुत शांत और विनम्र, मेहनतकश लोग थे। अंग्रेजों ने इनको देखा कि ये बहुत मेहनती हैं, तो इनको ला करके संथालों को राजमहल क्षेत्र में स्थापित किया गया। एक्चुअली जो राजमहल क्षेत्र था बहुत फर्टाइल क्षेत्र था, और वहाँ के जो मूल बासिंदे थे, पहाड़िया लोग, वो आदिम जात के लोग थे। वो लोग थोड़ी बहुत खेती करते थे, स्थानांतरित खेती करते थे। वो हल बैलों के माध्यम से खेती करने के पक्ष में नहीं थे, बहुत अल्पसंतोषी थे, और उनकी जो प्रवृत्ति थी वो लूटपाट करने की ज़्यादा थी। कृषि कार्य में उनको विशेष रुचि नहीं थी। अंग्रेज चाहते थे कि वो राजमहल का जो क्षेत्र था, जो बहुत फर्टाइल था, वहाँ पर ऐसी फसलें पैदा की जाएं जैसे कि तंबाकू खेती होती थी, बहुत अच्छी सरसों खेती होती थी। तो अंग्रेज ऐसी फसलों की खेती वहाँ करवाना चाहते थे और उस जंगल भूमि को कृषि भूमि में बदलना चाहते थे, जिससे कि उनको राजस्व मिल सके। लेकिन जब पहाड़ियाँ तैयार नहीं हुए तो उन्होंने संथालों को इन क्षेत्रों से ला करके राजमहल क्षेत्र में बसाया, और जो इनको इलाका दिया गया उस इलाके को कहते हैं दामिन-ए कोह। दामिन-ए कोह 1832 में राजमहल क्षेत्र में संथालों को ला करके बसा दिया गया। धीरे धीरे बहुत से संथाल इस क्षेत्र से आकर के राजमहल के इस क्षेत्र में उन्होंने खेती करना चालू कर दिया। जंगल जमीन को उन्होंने खेती योग्य जमीन में परिवर्तित कर दिया। उनको जमीन इसी शर्त के आधार पर अंग्रेजों ने दी थी कि कम से कम 10 वर्ष के अंदर उनको दी गई जमीन का 10% कृषि क्षेत्र में बदलना है। संथाल चूंकि बड़े मेहनती थे, उन्होंने हल बैलों के माध्यम से जंगल झाड़ियों को काट करके पूरे क्षेत्र को उर्वर कृषि क्षेत्र में बदल दिया। जब ये क्षेत्र बढ़िया उपजाऊ हो गया, बढ़िया अच्छी फसलें लहराने लगी, तंबाकू की फसल, सरसों की फसल, तो इस क्षेत्र को देख करके साहूकारों, जमींदारों और स्वयं सरकार, इन तीनों को मोह होने लगा। सरकार चाहती थी कि इनसे राजस्व की वसूली की जाए। जमींदार भी चाहते थे कि इन्होंने नई नई जमीनें जोती हैं तो इनसे राजस्व की वसूली करने का अधिकार उनको मिल जाए। और चूंकि संथाल लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आसपास के बाजारों पे जाते थे, और कई बार इनको सेठ साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था, तो साहूकारों की निगाहें इनकी उर्वर जमीन पर थी कि अगर ये कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं तो इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। संथाल लोग बिना पढ़े लिखे लोग होते थे। ये लोग साहूकारों की जो कूटनीतियाँ थी, साहूकारों के जो लेखे और बहियाँ थी, उनकी
हिसाब किताब को जानते नहीं थे, तो एक बार ऋण लेने के बाद ये उसमें उलझ से जाते थे। कलकत्ता रिव्यू जो एक समाचार पत्र था, उसमें उस समय लिखा गया कि संथालों ने देखा कि वो स्वयं, उनके परिवार वाले, उनके पशु, उनकी ज़मीन देने के बावजूद भी जो कर्ज उन्होंने लिया है वो कर्ज की अदायगी नहीं हो पा रही। तो ऐसी स्थिति में साहूकारों के चंगुल से निकलने के लिए, जमींदारों और सरकार की जो निगाहें इनके ऊपर थी उससे बचने के लिए अब इनके पास विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हुआ क्या कि 1855-56 तक आते आते साहूकारों के द्वारा तो इनका शोषण हो ही रहा था। जो जमींदार और सरकार ने भी जब शोषण करना चालू किया तो ये लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने सिद्धू और कान्हू, दो इनके नेता थे, सिद्धू और कान्हू, इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में इन्होंने पारंपरिक जो इनके हथियार थे, तीर, धनुष और इस प्रकार लाठी डंडे, इन सब को लेकर के इन्होंने संगठित रूप से एक विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कर दिया। ब्रिटिश सरकार, साहूकार, इन सब के खिलाफ इन्होंने आंदोलन कर दिया और राजमहल से भागलपुर जाने वाली जो रेल लाइन थी, उस रेल लाइन को इन्होंने उखाड़ दिया। इन्होंने सरकार की प्रशासन को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपनी सूबेदारी व्यवस्था स्थापित कर दी। ब्रिटिश सरकार ने सेना को भेजा कि संथालों के ऊपर नियंत्रण किया जाए। मेजर बर्रो अंग्रेजी सेना लेकर के संथालों के विद्रोह को दबाने के लिए आया। संथाल गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे, जंगलों में छिप करके ये अंग्रेजी सेना के ऊपर घात लगा करके इन्होंने आक्रमण किया और मेजर बर्रो को इन्होंने पराजित भी कर दिया। संथालों की जो ताकत थी, मेजर बर्रो उसके आगे पराजित हो गया। लेकिन ब्रिटिश सेना की जो दूसरी खेप थी वो मेजर बर्रो की सहायता के लिए पहुंच गई और अंत में फरवरी 1856 में संथाल पराजित हुए। संथालों की पराजय हो गई और जो इनके दोनों नेता थे और दूसरे लोग थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। संथालों के गांव खाली करा दिए गए। बहुत से गांवों को उजाड़ दिया गया, आग लगा दिया गया। संथालों को हथकड़ी बेड़ी में जकड़ करके जेल में डाल दिया गया और संथाल विद्रोह को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। ब्रिटिश सेना ने सख्त के बल से इस विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन उस समय जो सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको सोचना पड़ा कि संथालों के इस विद्रोह का क्या कारण था और इसका क्या निदान होना चाहिए। अंत में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संथालों के लिए एक अलग सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए और इस तरह संथाल परगना नाम का एक अलग क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 5500 वर्ग मील का क्षेत्र, उसको सुरक्षित किया गया। तो एक नया क्षेत्र बनाया गया, उसको कहा गया संथाल परगना। इसका जो परिमाप था लगभग 5500 वर्ग मील क्षेत्र, ये सुरक्षित कर दिया गया। वो केवल संथालों के लिए रिजर्व किया गया। तो इस प्रकार ये बड़ा पहला विद्रोह था जो एक जाति विशेष के और एक ऐसे लोग जो कि खेतिहर थे, उन खेतिहर लोगों ने अपनी समस्या को लेकर के, जब उनकी खेती के ऊपर लोगों की निगाह हो गई तो अपने खेत को बचाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया। दूसरा आंदोलन 1857 का किसान आंदोलन। (1857) का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, या जिसको कई इतिहासकारों ने विद्रोह की संज्ञा दी, सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, उस विद्रोह को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सैनिकों के साथ किसानों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और ख़ास करके जो उत्तर भारत का क्षेत्र था अवध में इन किसानों ने बहुत जोरदार आंदोलन किया। 1857 से पहले जरा अवध के इतिहास को हम देखें। अवध का जो क्षेत्र था वहाँ पर नवाब का शासन था, वाजिद अली शाह नवाब थे
और उनके शासन के अंतर्गत अवध क्षेत्र में तालुकेदारी व्यवस्था थी। अवध क्षेत्र में जो लगान की वसूली होती थी वो तालुकदार किया करते थे। तालुकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली होती थी। अवध में जो भू राजस्व की वसूली थी वो तालुकदार किया करते थे। तालुकदारी व्यवस्था में जो भू राजस्व की वसूली का प्रबंधक होता था वो तालुकदार होते थे। अंग्रेजों ने तालुकदारी व्यवस्था को 1856 में समाप्त कर दिया और तालुकदारी व्यवस्था को समाप्त करके अंग्रेजों ने यहां एक मुश्त बंदोबस्त कर दिया। एक मुश्त बंदोबस्त 1856 में अंग्रेजों ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इसके ऊपर अधिकार हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अवध का विलय कर लिया तो वहां पर तालुकदारी व्यवस्था को समाप्त करके नई भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। उसको कहते हैं एक मुश्त बंदोबस्त। इस व्यवस्था में सरकार के कर्मचारी किसानों से सीधा लगान वसूल करते थे। देखने में तो लगा कि बड़ा अच्छा है। तालुकदार जो एक प्रबंधक हुआ करता था, बीच का बिचौलिया होता था, वो समाप्त हो गया। लेकिन इस व्यवस्था में जो लगान की दरें थी वो एक तो अधिक थी और दूसरे चाहे अकाल पड़े या कोई प्राकृतिक विपत्ति आए, लगान की वसूली सरकारी कर्मचारी सख्ती से किया करते थे। इसलिए इस व्यवस्था की वजह से एक मुश्त बंदोबस्त के कारण जो किसान थे वो सब नाराज थे। और जब विद्रोह हुआ तो किसानों ने उन विद्रोहियों का साथ दिया। तालुकदारों का जो राजे महाराजे थे और जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने वाले सेनानी थे, उन सब के साथ ये किसान वर्ग हो गया। 1857 का विद्रोह यद्यप दबा दिया गया, किसानों को भी दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह के दबने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ में आ गया कि जो एक मुश्त बंदोबस्त उन्होंने किया था ये गलत था। और 1857 से पहले जो तालुकदारी व्यवस्था थी इसको उन्होंने फिर से चालू कर दिया। फिर से तालुकदारों को उनकी जमीन लौटा दी गई। यही नहीं, उनके न्यायिक अधिकार भी बढ़ा दिए गए। तालुकदारों को न केवल उनकी जमीन बल्कि न्यायिक अधिकार और बढ़ा करके देना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। ओके, क्योंकि तालुकदार वर्षों से किसानों के साथ संपर्क में रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संबंध होता था, तो किसानों के साथ उनका बड़ा पिता पुत्र का संबंध था। वो कोई इस प्रकार की शोषणवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए किसानों को भी अब आराम हो गया और तालुकदारों को भी जो उनकी खोई हुई जमीन थी वो वापस मिल गई। तो दूसरा किसान आंदोलन जो 1857 के समय में हुआ। तीसरा जो बहुत जुझारू आंदोलन था वो अप्रैल 1860 में हुआ। अप्रैल 1860 सी में कहाँ हुआ? बंगाल में। बंगाल का जो पावना और नदिया का इलाका है उस क्षेत्र में 12/7 जो उप डिवीजन था, उस उप डिवीजन में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो पावना और नदिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ है। 12/7 जो उपखंड था, इस उपखंड में आंदोलन हुआ। कब हुआ? अप्रैल 1860 में। अब देखिए ये आंदोलन हुआ क्यों था, किस वर्ग ने आंदोलन किया? अप्रैल 1860 में होने वाला आंदोलन मुख्य रूप से भारतीय किसानों का आंदोलन था। जो भारतीय किसान थे, इन भारतीय किसानों ने ब्रिटिश सरकार के जो बड़े बड़े ऐसे अधिकारी जो रिटायर्ड होने के बाद बंगाल में बस गए थे और उन्होंने बागाती खेती करवाना चालू कर दिया था। जैसे वो नील की खेती कराते थे, चाय की खेती कराते थे, रबर की खेती कराते थे, और वो भारतीय कृषकों से ज़बरदस्ती इन फसलों की खेती कराते थे। तो मुख्य रूप से जो ऐसे बागाती कृषि करने वाले जो भारतीय किसान थे, उन लोगों ने ऐसे जो ब्रिटिश काश्तकार थे, जो बागाती कृषि के मालिक थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया।
मुख्य रूप से नील की खेती के ऊपर विशेष बल दिया जाता था, लोगों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। और ऐसी स्थिति में जो भारतीय कृषक थे, उन लोगों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो नेता थे, दिगंबर विश्वास और दूसरे नेता थे विष्णु विश्वास। इन दोनों के नेतृत्व में ये आंदोलन किया और ये आंदोलन चालू तो हुआ बारासात उपखंड से, जो पावना और नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये कई जिलों में ये आंदोलन फैल गया। पावना और नदिया से निकला हुआ आंदोलन धीरे धीरे मिदनापुर, राजशाही, ढाका, खुलना, मालदा, दिनाजपुर, इन सभी इलाकों में फैल गया। तो किन किन इलाकों में? खुलना, मालदा, राजशाही, दिनाजपुर, ढाका, इन क्षेत्रों में आंदोलन ये फैल गया। और इस आंदोलन को जो बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, जो ऐसे समाचार पत्रों के संपादक थे, साहित्यकार लोग थे, उनका भी भरपूर समर्थन मिला। इन किसानों की समस्या को उस समय के समाचार पत्रों में विशेष रूप से उठाया गया और बहुत जुझारू आंदोलन, मैंने बताया कि ये था, बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला, आंदोलन और व्यापक हो गया। दीनबंधु मित्र, इन्होंने नील के किसानों की समस्या को लेकर के एक नाटक लिखा, नील दर्पण। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्रा बंगाली लेखक थे, राष्ट्रवादी लेखक थे। इन्होंने नील की किसानों की समस्या को लेकर के नाटक लिखा। हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इन किसानों की आवाज को हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से उठाया। हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी। और इस तरह इस आंदोलन को साहित्यकारों का, संपादकों का, इन सब का भरपूर समर्थन मिला। और अंत में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको एक नया एक्ट लागू करना पड़ा और उस कानून में ये बदलाव आया कि नील के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती नहीं कराई जा सकती। आंदोलन यद्यप दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद 1860 में एक आयोग बनाया गया जिसको कहते हैं नील आयोग। नील आयोग, चूंकि नील के किसानों की मुख्य समस्या थी, तो नील आयोग बनाया गया और नील आयोग ने ये निर्णय दिया कि नील के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती नहीं कराई जा सकती। और दूसरे, जो किसानों और सरकार के बीच विवाद है, उनको कानूनी तरीके से निपटाया जाएगा। तो इस तरह दो बड़े परिवर्तन हुए। कानूनी तरीके से विवादों को निपटारे का निर्णय लिया गया और नील के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती न कराने के लिए निर्देश दिया गया। तो इस प्रकार किसानों के सहयोग, एकता और अनुशासन का ये लाभ मिला कि किसानों की समस्याएं कुछ हद तक सुलझ गई। नेक्स्ट आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में किए गए, उनको हम आगे देखते हैं।